आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलायंस की लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को और वो हमें साउथ एशिया के बारे में क्या बताती है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है मंडे 20th जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। पहली स्टोरी में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए। सोशल मीडिया में ये बज़ बन गया है कि कंपनी ने एनालिस्ट एस्टिमेट्स बीट कर दिए। रिजल्ट्स के हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू 8% से ग्रो हुआ, एबिटा में भी लगभग 8% का ग्रोथ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट लगभग 12% बढ़ा। ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस काफी लोगों को सरप्राइज कर गया। इसीलिए स्टॉक एक ही दिन में 2.65% से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हम यहाँ स्टॉक प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे रिलायंस के बिजनेस रिजल्ट्स पर। रिलायंस के रिजल्ट्स को 4 की बिजनेस सेगमेंट्स में रिपोर्ट किया जाता है: डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, ऑयल टू केमिकल्स या O2C और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन या E&P। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको ये बता देता हूं कि रिलायंस ने इस क्वार्टर में पिछले साल के सेम पीरियड से 3,500 करोड़ रुपीस ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। इसमें से 68% डिजिटल सर्विस ने कंट्रीब्यूट किया और रिटेल बिजनेस ने 17%। सिर्फ इतना ही नहीं, मोतीलाल ओसवाल ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 4 साल यानी FY24 से FY27 में इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा इन दोनों सेगमेंट से ही आने वाला है। डिजिटल सर्विसेज एंड रिटेल कंपनी के ग्रोथ इंजन्स है और उनके ऑयल बिजनेसेस यानी O2C एंड E&P मैच्योरिटी फेजेस में है, जो स्टेबल कैश फ्लोज दे रहे हैं। सबसे पहले हम डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं। चाइना के अलावा जियो दुनिया का लीडिंग स्टैंड अलोन 5G ऑपरेटर है और इसका सब्सक्राइबर बेस 17 करोड़ तक पहुंच गया है। 5G ट्रैफिक इस क्वार्टर के वायरलेस ट्रैफिक का लगभग 40% है। इंडिया में बिकने वाले इंक्रीमेंटल 5G डिवाइसेस का लगभग 70% जियो का नेटवर्क यूज करता है। इस सेगमेंट में टैरिफ हाइक्स का असर अब दिख रहा है। कुछ टाइम तक फ्लैट रहने के बाद ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से बढ़ रहे हैं। ये जियो के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ARPU ये दिखाता है कि कंपनी हर यूजर से कितना पैसा कमाता है। हायर टेरिफ की वजह से यूजर्स में चर्न भी आया। पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने जियो छोड़ दिया था। ज्यादातर यूजर्स BSNL चूज कर रहे थे, लेकिन अब ये स्टेबलाइज हो गया है। Q3 FY25 में जियो ने 33 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए। ये एक क्लियर साइन है कि जियो सिम कंसोलिडेशन फेज से आगे निकल चुका है। सिम कंसोलिडेशन फेज का मतलब है वो टाइम पीरियड जब लोग प्राइसेस बढ़ने के कारण अपने नेटवर्क प्रोवाइडर्स बदलते हैं। जियो ने ये भी कहा है कि टैरिफ हाइक का पूरा इफेक्ट अभी भी आना बाकी है, मतलब ARPU फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। कुछ एनालिस्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि FY26 में एक और टैरिफ हाइक आ सकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जियो का कैपेक्स अभी भी काफी ज्यादा है और इनके फ्री कैश फ्लोज या FCF बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि FY25 के फर्स्ट हाफ में कैपेक्स स्लो डाउन देखने मिलेगा और जियो अपने कैपेक्स साइकिल के पीक को छू चुका है। जियो के हेवी 5G और फाइबर रोल आउट फेज अब लगभग खत्म होने वाला है, जो कैश फ्लो इंप्रूव करने में मदद करेगा। जियो के कैपेक्स सेविंग्स न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स जैसे सोलर, हाइड्रोजन और बैटरी प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं। अब रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं। रिलायंस का रिटेल बिजनेस पिछले क्वार्टर के स्ट्रगल के बाद फाइनली वापस ग्रोथ ट्रैक पर आ गया। Q3 FY25 में रेवेन्यू 8.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो होके 90,333 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और स्टोर रैशनलाइजेशन इस ग्रोथ के ड्राइवर्स है। अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स बंद करना और प्रॉफिटेबल लोकेशन पर फोकस करना एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म मूव है। 779 नए स्टोर्स खोलने के बाद अब 19,102 टोटल स्टोर्स हो गए हैं, लेकिन रिटेल एरियाज पिछले कुछ टाइम से डिक्लाइन हो रहा है। रिलायंस कई कैटेगरीज में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अपैरल, ग्रोसरीज या और कोई कैटेगरी। भले ही ये इंडिया के कंजम्पशन मार्केट को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमें सिचुएशन का एक ब्रॉड आइडिया दे सकता है। तो अगर रिलायंस रिटेल का अच्छा परफॉर्म करना कंज्यूमर स्पेंडिंग का बेहतर होना दिखा सकता है।
खासकर ग्रोसरी और अपैरल जैसे कैटेगरीज में। इंटरेस्टिंगली, कैंपर कोला रिलायंस की ग्रोसरी स्ट्रैटेजी का की ब्रांड बन गया है। 22 करोड़ रुपीस में अक्वायर्ड ब्रांड अब स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी में सिलेक्ट स्टेट्स में 10% से ज्यादा मार्केट शेयर ले चुका है और FY25 तक 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू क्रॉस कर सकता है। रिलायंस का अगला बिजनेस सेगमेंट है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन या ENP। इस सेगमेंट ने एक स्टेबल क्वार्टर देखा। KG D6 बेसिन से 28 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के साथ प्रोडक्शन स्टेडी रहा। गैस प्राइस रियलाइजेशन थोड़ा इंप्रूव होके $9.74 पर MMBTU पर आ गया। सेगमेंट का एबिटा 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ और 5570 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, लेकिन ईयर ऑन ईयर 4% का डिक्लाइन देखने मिला। कैपेक्स मॉडरेट रहा और रिलायंस अब एग्रेसिव एक्सपेंशन के बजाय प्रोडक्शन मेंटेन करने पर फोकस कर रहा है। आखिर में हम ऑयल टू केमिकल या O2C बिजनेस की बात करते हैं। रिलायंस का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर O2C बिजनेस ने इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया। बेटर रिफाइनिंग मार्जिन्स और हायर क्रूड प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स की वजह से रेवेन्यू 2.4% ईयर ऑन ईयर और 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ। रिलायंस ने रिकॉर्ड 17.9 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड प्रोसेस किया, जो 9.1% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स के लिए डिमांड 17% बढ़ा, जो इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाता है। गैस ऑयल और जेट फ्यूल के रिफाइनिंग क्रैक्स बेटर होने की वजह से मार्जिन्स इंप्रूव हुए। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्जिन्स 14% बेहतर हुए, लेकिन पेट्रोकेमिकल और पॉलिएस्टर सेगमेंट्स के वीक मार्जिन्स ने थोड़ा इंपैक्ट किया। पर टन एबिटा ईयर ऑन ईयर 7.5% से कम होकर $95 तक पहुंच गया। रिलायंस अपने O2C ऑपरेशंस में भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी में फोकस करते हुए। बिजनेस का कैपेक्स हाई तो है, पर एक्सपेक्टेशन है कि ये फ्यूचर में कम हो सकते हैं। रिलायंस कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ एक लो कार्बन फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर रहा है। रिलायंस के रिजल्ट्स ने कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं दी, लेकिन ये जरूर रीअफर्म करते हैं कि डिजिटल सर्विसेज और रिटेल कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जबकि ऑयल बिजनेस स्टेबल कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं। नई एनर्जी वेंचर्स, सोलर, हाइड्रोजन, बैटरी में जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है, वहां से अगले कुछ सालों में एक्साइटमेंट आ सकती है। फिलहाल डिजिटल और रिटेल ही शो के स्टार्स हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। अगली स्टोरी में हम कुछ अलग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम वर्ल्ड बैंक की बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के सभी 250 पेजेस को अच्छी तरह पढ़ा, ताकि आपको ये ना करना पड़े। ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में हम इस रिपोर्ट के सबसे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकाल के लाए हैं, स्पेशली साउथ एशिया पे एक स्पेशल फोकस के साथ। ये स्टोरी समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूमी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमी अब एक टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गया है और नंबर्स कुछ ज्यादा होपफुल नहीं लग रहे। 2025 और 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ 2.7% पे स्टेबल हो रहा है। अब ये इतना बुरा तो नहीं लगता, लेकिन जब इसे प्री पैंडेमिक डेकेड के 3.1% एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ टेम्पररी डिप नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंजेस का सिंबल है जो इकोनॉमीज के नए नॉर्मल को दिखाता है। अब रियलिटी समझते हैं। ग्लोबल ट्रेड, जो हिस्टोरिकली एक मेजर ग्रोथ इंजन था, अब स्ट्रगल कर रही है। 2000 से 2019 के बीच ग्लोबल ट्रेड हर साल 5% से ग्रो करता था। 2020 से 2024 तक ये सिर्फ 2.5% पर आकर रुक गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों जॉब्स, अनगिनत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और रियल लाइफ इंपैक्ट्स को दिखाता है। सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात ये है कि हम ट्रेड फ्रैगमेंटेशन देख रहे हैं। 2023 में ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का नंबर 2009 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पे था, और ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है। अब एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस और कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी बैरियर्स भी शामिल है। एक एग्जांपल लेते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को पूरी तरह से बदला जा रहा है, जहां कंपनीज अब सिर्फ इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बेसिस पे नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के बेसिस पे भी डिसीजंस ले रही है। ये पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन को बदल रहा है। अगर हम यूएस ट्रेड पॉलिसी चेंजेस की बात करें तो एनालिसिस ये दिखाता है कि अगर यूएस टैरिफ्स 10% बढ़ते हैं तो ग्लोबल ग्रोथ में 0.2 परसेंटेज पॉइंट्स का लॉस होगा। अगर बाकी कंट्रीज रिटेलिएट करती है, जो कि हिस्ट्री के बेसिस पे एक्सपेक्टेड है, ये लॉस 0.3 परसेंटेज पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। कंपेयर करें तो ये ऐसा होगा मानो न्यूजीलैंड जैसे एक देश का पूरा एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट खत्म हो गया हो।
एक और इंटरेस्टिंग बात जिस पे ध्यान कम जाता है वो है सर्विसेज ट्रेड। सब लोग गुड ट्रेड पे फोकस करते हैं, लेकिन 2010s के शुरुआत से सर्विसेज ट्रेड ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है। आज सर्विसेज ग्लोबल ट्रेड का 24% है, जो इकोनॉमीज के डेवलप होने और ग्लोबल शॉक्स का सामना करने के तरीकों को फंडामेंटली बदल रहा है। EMDEs यानी इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज में लगभग 70% कंट्रीज 2025-26 में अपनी 2010-19 के एवरेजेस के मुकाबले लोअर ट्रेड ग्रोथ देखेंगे। हायर इंटरेस्ट रेट्स और स्लोअर ग्रोथ के ये कॉम्बिनेशन डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और EMDEs ही हमारा अगला टॉपिक है। आइए EMDEs के ग्रोथ पे नजर डालते हैं। हमारे स्टोरी का ट्विस्ट यहाँ आता है, जब डेवलप्ड इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहे हैं, EMDEs नए इकोनॉमिक रूल्स लिख रहे हैं। नंबर्स देखते हैं। EMDEs आज ग्लोबल GDP का 45% है, जो 2000 में सिर्फ 25% था। ये अब ग्लोबल एनुअल ग्रोथ का 60% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो 1990s के मुकाबले डबल है। ये दुनिया की 85% पॉपुलेशन का घर है। और एक और इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि 2019 से 2023 के बीच इन्होंने ग्लोबल कैपिटल इनफ्लोज का 21% रिसीव किया, जो 2000 से 2004 में 6% था। EM3 यानी चाइना, इंडिया और ब्राजील का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मिलकर ग्लोबल GDP का 25% प्रोड्यूस करते हैं, जो 2000 में सिर्फ 10% था। मतलब सिर्फ 20 सालों में इन्होंने अपना ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर डबल से भी ज्यादा कर लिया है। और एक बात ये है कि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। 2004 से इनका प्राइमरी एनर्जी डिमांड एडवांस इकोनॉमी से ज्यादा हो गया है, और 2007 से मेटल डिमांड्स में भी ये आगे है। सिर्फ चाइना ग्लोबल मेटल्स डिमांड का 60% है, जो 2000 में सिर्फ 13% था। लेकिन ये इकोनॉमीज भी अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ग्रोथ 2000s के 5.9% से गिर के 2020-2024 में 3.5% हो गया है। 2025 तक इनकी 5 ईयर ग्रोथ पोटेंशियल 2000 के बाद से सबसे लो होगी। गवर्नमेंट डेट सबसे पहला चैलेंज है, जो 2024 में GDP का 70% था। ये 1970 के बाद से हाईएस्ट है। ये कोविड के वक्त इकोनॉमीज को डिप्रेशन से बचाने के लिए किए गए स्पेंडिंग का रिजल्ट है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट डिजास्टर्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और कॉस्टली हो रहे हैं, जो ऑलरेडी डेट बर्डन गवर्नमेंट्स पे और प्रेशर डाल रही है। एक और मेजर चैलेंज है ट्रेड डिपेंडेंसी। आज की EMDs के लगभग 50% एक्सपोर्ट्स दूसरे EMDs को जाते हैं, जो 2000 में सिर्फ 25% था। आखिर में हम ग्रोथ आउटलुक की बात करते हैं। अब हम दो बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रहे हैं, चाइना और इंडिया। दोनों की स्टोरीज अलग है, लेकिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाइना अब एक मैनेज स्लोडाउन फेस कर रहा है। ग्रोथ 2025 में 4.5% और 2026 में 4% होने का एस्टिमेट है। ये कुछ चैलेंजेस भी फेस करने वाला है, जैसे प्रॉपर्टी क्राइसिस, एजिंग पॉपुलेशन और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी से कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में शिफ्ट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर चाइना की ग्रोथ 1% बढ़ती है, तो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की आउटपुट 3 सालों में 1.8% बढ़ती है। लेकिन अगर यूएस की ग्रोथ 1% बढ़ती है, तो इमर्जिंग मार्केट के आउटपुट 2.9% तक बढ़ सकते हैं। वहीं इंडिया अब एक ग्रोथ इंजन बन रहा है। 2025 और 26 के लिए 6.7% के ग्रोथ की उम्मीद है। बूमिंग सर्विस सेक्टर, इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग इस ग्रोथ का कारण होंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। हायर इन्फ्लेशन और स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ ने अर्बन कंजम्पशन को हर्ट किया है। वीक इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम है। एक और एडवांटेज है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का। जहां चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, वहां इंडिया की बढ़ रही है। 2050 तक ये डेमोग्राफिक डिफरेंस ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक को बदल सकता है। आज हम सिर्फ इकोनॉमिक शिफ्ट्स नहीं देख रहे, हम ग्लोबल सिस्टम्स में बहुत बड़े चेंजेस विटनेस कर रहे हैं। डेट, क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो ये था आज का ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रीफिंग। अब चलते हैं हमारे टिडबिट्स पर। पहला, टॉरेंट पावर 18,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा एक मॉडर्न थर्मल प्लांट में मध्य प्रदेश में। इससे 7,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे और स्टेट की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग बनेगी। ये 32,520 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा है, जो रीजन को एक इंडस्ट्रियल हब में ट्रांसफॉर्म करने का एम रखता है। दूसरा,
इंडिया की पाम ऑयल इंपोर्ट जनवरी 2025 में पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ 3,40,000 से 3,70,000 टन तक। इसका रीजन है नेगेटिव रिफाइनिंग मार्जिन्स और सॉय ऑयल के मुकाबले प्रीमियम प्राइसिंग। रिफाइनर्स ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे सॉय और सनफ्लावर ऑयल, जो ट्रेड फ्लोज को रीशेप कर रहा है। फाइनली सुजुकी $4 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है इंडिया में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करने के लिए 2031 तक 4 मिलियन ईवीज एनुअल। ई विटारा लॉन्च के साथ मारुति सुजुकी इंडिया के 30% ईवी पेनिट्रेशन गोल को सपोर्ट करना और जापान और यूरोप जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड।